चैप्टर 22, लास्ट चैप्टर क्लास 11th का। और चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमने अभी बात किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सभी ऑर्गन्स आपस में कुछ कनेक्टेड रहते हैं, उनको कोई कंट्रोल करता है। हमने देखा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि हमारे बॉडी में हमारा सीएनएस से लगभग हर ऑर्गन कनेक्टेड है और वो हर ऑर्गन को कोई ना कोई मैसेज दे रहा है, कमांड दे रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो ब्रेन था, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड थी, चाहे वो उसका पीएनएस था, एएनएस था। वहां पे क्या था कि हर एक ऑर्गन को पॉइंट टू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ नर्व एक सिग्नल दिया जा रहा था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल भेजा जा रहा था बहुत फास्ट स्पीड से। वो पॉइंट टू पॉइंट था, पॉइंट टू पॉइंट, और बहुत फास्ट भी था। तुरंत क्विक एकदम एक्शन होता है। हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट होता है। और ये सब पॉसिबल था उस नर्वस सिस्टम के कारण। जैसा सिग्नल आया ऑर्गन उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। चाहे हमारे बॉडी का लंग्स हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये एक कंट्रोल करने का तरीका था। ये बात क्लियर थी कि बहुत फास्ट था, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट टू पॉइंट मान लीजिए एक फिक्स जगह पे आया तो फिक्स जगह पे ही सिग्नल रिलीज होता है और वो बहुत, जब तक सिग्नल है तब तक वहां मैसेज है। जैसे ही सिग्नल खत्म होता है मैसेज खत्म हो जाता है। वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता था। जितना सिग्नल आ रहा है उतना ही देर तक आपके ऑर्गन को काम करना है। सिग्नल जैसे ही बंद होता है ऑर्गन अपने हिसाब से फिर हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम नहीं था और एक फिक्स लोकेशन पे ही सिग्नल पहुंच रहा था। ऐसा नहीं था कि लगभग हर बॉडी में हर जगह पर वो सिग्नल पहुंच रहा था। वहां कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही काम करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए इमरजेंसी में पूरी बॉडी को प्रिपेयर करना है तो मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर ऑर्गन तक जाए ताकि पूरी बॉडी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे। ये पॉइंट टू पॉइंट ठीक है, फास्ट होता है, क्विक पहुंचता है, बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा भी तरीका होना चाहिए जिससे पूरे बॉडी को एक साथ सिग्नल छोड़ा जा सके। और उसी के लिए एनिमल में एक और तरीका होता है जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ही काम करता है। एक्चुअली ये दोनों मिलकर काम करते हैं। पहला तरीका तो हमने पढ़ ही लिया था, नर्वस सिस्टम वाला। दूसरा तरीका है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का एक तरीका। एंडोक्राइन, हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड एक मैसेज रिलीज करती है, एक केमिकल यहां से रिलीज होता है और वो केमिकल पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफर होता है। हमको मालूम है लगभग 1 मिनट में पूरे बॉडी में ब्लड घूम के वापस वहीं आ जाता है। ये भी तरीका फास्ट है लेकिन इलेक्ट्रिक तरीके के बराबर नहीं है। फास्ट तो है और पूरी बॉडी को इस केमिकल जैसे ही रिलीज हुआ पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो हर जगह मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। थोड़ा सा स्लो जरूर होगा मैसेज, कंपैरेटिवली नर्वस सिस्टम स्लो होगा, लेकिन होल बॉडी इससे आप मैसेज एक साथ रिलीज कर सकते हैं। और
पूरी बॉडी को एक साथ काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये भी तरीका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, ये दोनों ही तरीकों से हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है। एनिमल में ये दोनों तरीके पाए जाते हैं, जबकि प्लांट में केवल नर्वस सिस्टम नहीं होता बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है। वहां पर भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिन्हें हमने प्लांट हार्मोन के रूप में पढ़ा था। प्लांट में केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में, जबकि एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है। दोनों तरीके होते हैं एनिमल के अंदर। ये बात अलग है कि जो इनवर्टिब्रेट हैं, लोअर टाइप के एनिमल हैं, उनके अंदर कोई खास एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं दिखाई देती, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन तो वहां पे भी है। बॉडी की कुछ सेल कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। जो नॉन कॉर्डेट हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, वहां पर कुछ सेल हैं, कुछ टिश्यू हैं जो उन केमिकल मैसेज को रिलीज करते हैं और वो केमिकल मैसेज बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे अंदर जो वर्टिब्रेट हैं, हायर एनिमल है, वहां सेल और टिश्यू तो है ही है। स्पेशली हमारे अंदर ये सेल और टिश्यू आपस में ग्रुप बन के एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाती हैं और ग्लैंड स्पेसिफिक होती है कि इनका यही काम है कि ये केमिकल रिलीज करती रहें और कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती रहें। तो थोड़ा एडवांस होता है कॉर्डेट एनिमल में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड इन द कॉर्डेट एनिमल एंड देयर मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ बॉडी। ये केमिकल क्या है? ये केमिकल बिल्कुल वही है जैसे हमने नर्वस सिस्टम में देखा था। नर्वस सिस्टम में हमने, आप याद करो, इस तरह का मैंने आपको बनाया था, ये डेंड्रॉइड्स, सेल बॉडी और एक्सोन। एक्सोन में क्या थे? ये केमिकल थे, यहाँ पे ये केमिकल थे। और ये केमिकल जब रिलीज होते तो मैसेज ट्रांसफर करते हैं अगले एक न्यूरॉन को। तो ये केमिकल जब मैसेज लेके जाने की पावर रखते, तो ऐसे ही केमिकल क्यों ना ये वाली सेल बनाए जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बंद है। तो ये सेल भी ऐसे ही केमिकल बनाती है और यहाँ ब्लड में ये रिलीज कर देती है, सीधा उन केमिकल को ब्लड में डालती है, ब्लड उन केमिकल को लेके जाते हैं। तो इस तरह के ग्रुप हमारे बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं। कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में होती हैं जिनका केवल एक ही काम है कि कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज किया जाए ताकि उन केमिकल के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के ऑर्गन काम करना शुरू करें। इन केमिकल्स को यहां पर नाम दिया गया हार्मोन। इनको क्या नाम दिया गया? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स अपने आप में एक ऐसे केमिकल हैं जो हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक काम करने का मैसेज देते हैं। उन केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं। हालांकि यहां पर हमने उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोला था क्योंकि वो न्यूरॉन सेल से निकल रहे थे। वो न्यूरॉन सेल से निकल रहे इसलिए उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोला। देखा जाए तो ये भी केमिकल मैसेंजर था, ये भी हार्मोन था कह सकते थे, लेकिन वो न्यूरॉन से निकले इसलिए उनको हमने न्यूरोट्रांसमीटर बोला। हमने एसिटिल कोलिन का एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे। यहाँ पर तो वैसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल निकलते हैं, तो इसका मतलब कई अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं जो अलग अलग ग्लैंड से निकलेंगे। बस हमको इस चैप्टर में वही देखना है कि कौन कौन सी ग्लैंड है, वो ग्लैंड की पोजीशन हमारे बॉडी में कहाँ है, वो कौन कौन से हार्मोन निकालती है, हार्मोन के क्या फंक्शन है, और अगर ये हार्मोन नहीं आए तो हमारे बॉडी में क्या डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। ये टॉपिक हमको कवर करना है। हमारे बॉडी में हम बात करेंगे कि केमिकल मैसेंजर जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, वो हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज हो रहे, वो ग्लैंड कहां पर है, पोजीशन क्या है, ग्लैंड की कुछ स्ट्रक्चर है तो उसको भी डिस्कस करेंगे।
कौन से हार्मोन उस ग्लैंड से निकलते हैं, हार्मोन के फंक्शन क्या हैं, अगर हार्मोन में कोई कमी या ज्यादा होती है तो क्या डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं। बस यही इस पूरे चैप्टर की कहानी है। आई थिंक समझ में आया। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स which have the power to transfer the message to whole body, and these chemicals are directly released in the blood stream. ये केमिकल सीधा ब्लड में ड्रॉप किए जाते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में ये केमिकल निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि केमिकल की बाढ़ आ जाएगी ब्लड में, ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा सा केमिकल वो आएगा और वही केमिकल सफिशिएंट होता है पूरी बॉडी को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ये पूरी बॉडी को ब्लड हार्मोन्स लेके तो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही उस हार्मोन के मैसेज को पढ़ पाएगा। केवल वो जो टारगेट ऑर्गन है केवल वो ही रेस्पॉन्स करेंगे, बाकी की बॉडी को ये मैसेज कोई असर नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके सराउंडिंग में पॉपुलेशन बहुत सारी है, आपको एक मैसेज मिला कि स्कूल कल से खुल रहे हैं, तो आप केवल प्रभावित होंगे, बाकी के जो पान वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनको क्या कोई फर्क पड़ेगा। मैसेज तो उनके पास भी जाएगा कि भैया नवोदय स्कूल खुल रहे हैं, मैसेज तो उनके पास भी जाएगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके पास जब मैसेज जाएगा तो आप काम करना शुरू कर देंगे, अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। मैसेज तो पूरी बॉडी में जा रहा है, वो जो केमिकल आया है जिसको हम हार्मोन बोल रहे हैं वो ब्लड में तो आया, ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन केवल टारगेट ऑर्गन ही उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद रेस्पॉन्स करेंगे, बाकी के ऑर्गन रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टारगेट सेल में उस हार्मोन को पढ़ने का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे लास्ट वही टॉपिक है कि हार्मोन से केवल एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही काम क्यों करता है, बाकी के ऑर्गन काम क्यों नहीं करते, बल्कि मैसेज तो सबको पहुंच रहा है। तो मैसेज तो सबको पहुंचता है, केवल वही ऑर्गन उसको रिसीव करते हैं मैसेज को जिसके पास उस हार्मोन को रिसीव करने का रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर प्रोटीन होती है। तो हम ये लास्ट फाइनल बात करेंगे। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर तो समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में हमको बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखना है, उनके हार्मोन्स देखना है, हार्मोन्स के फंक्शन देखना है, उनके डिसऑर्डर को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक उसी के जैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट होता है, बहुत कम समय के लिए मैसेज आता है, एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए ही मैसेज आता है, लेकिन फास्ट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का तरीका क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल रिलीज करती है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज करती है, ब्लड में रिलीज करती है, और पूरी बॉडी को मैसेज भेजा जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। थोड़ा स्पीड स्लो रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, पूरी बॉडी में ब्लड के माध्यम से मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि हमारे बॉडी में आखिर कौन कौन सी ग्लैंड है। तो देखिए, इसको रटना नहीं है, समझना है। आपकी बॉडी आपके पास है, आप अपनी बॉडी में थोड़ा सा पोजीशन देखते चलिए। सबसे पहले हमारी बॉडी में आता है ब्रेन। सबसे पहले बॉडी में क्या आता है? ब्रेन। अब ब्रेन में हमारी दो ग्लैंड हैं। ब्रेन में हमारी दो ग्लैंड हैं, एक का नाम है पिट्यूटरी और एक का नाम है पीनियल ग्लैंड। एक का नाम क्या है? दूसरा ग्लैंड है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो दो ग्लैंड हमारी रिलेटेड हैं ब्रेन से। एक्चुअली ये आपकी पूरी बॉडी हो गई। इस तरह से बॉडी हो गई, और बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक तो पिट्यूटरी मौजूद है और एक पीनियल भी मौजूद है। दो ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी और पीनियल। नाम याद होते जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ग्लैंड के नाम याद करते चलिए। अब ये ब्रेन में है, इसका मतलब ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट इनमें से किसी को कंट्रोल करेगा।
तो उस पार्ट का नाम है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ब्रेन। ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हमने नाम पढ़ा था हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये ग्लैंड नहीं है लेकिन ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है और इससे भी कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हमने पढ़ा था फोर ब्रेन में, लेकिन इससे भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमने बोला ना, जरूरी नहीं है कि हार्मोन्स केवल ग्लैंड से निकले। हार्मोन्स निकलने के लिए सेल भी हो सकती हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं। हमने किडनी में पढ़ा था जेजीए रेनिन रिलीज कर रहा था, जिससे ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ रहा था। मैसेज तो जा रहा था ना उस केमिकल से। इसका मतलब ऑर्गन भी इस तरह के केमिकल रिलीज करते हैं। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, क्यों ना इसको भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के साथ ही पढ़ें। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये तीन पार्ट हैं जो हमारे ब्रेन में हैं, जहां से कुछ ना कुछ सिग्नल रिलीज होते रहते हैं। हमको ये तीनों चीज पढ़नी है, पिट्यूटरी भी पढ़ना है, पीनियल भी पढ़ना है, हाइपोथैलेमस भी पढ़ना है। Hypothalamus is a part of brain, but its function to control the endocrine gland also, and it also secretes some hormones, the chemical messenger. So we will discuss in this chapter hypothalamus also. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस भी हमको पढ़ना है। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए तो एक गर्दन आ गई आपकी। गर्दन में भी ग्लैंड मौजूद है। ग्लैंड नंबर 4 हम बात करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो हमारा नेक है, गर्दन है, ये आगे यहाँ पर भी ग्लैंड्स मौजूद हैं। और यहाँ की ग्लैंड को थोड़ा नाम याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे दो ग्लैंड हैं एक्चुअली गर्दन में हमारे। एक का नाम है थायराइड ग्लैंड। नाम याद करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक तो क्या है, थायराइड ग्लैंड, और यहीं पर छोटी छोटी लोब्स इसी थायराइड से चिपकी हुई और है, और उनको हम बोलते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। तो ग्लैंड नंबर 5 हमारी हो जाएगी पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस में थोड़ा बॉडी के ऊपर इमेजिनेशन करते हुए ऊपर से नीचे आते जाइए, आपको सब ग्लैंड के नाम याद होते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा पीनियल हो गया, उसके बाद हमारा पहले पिट्यूटरी हो गया, फिर पीनियल हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा नीचे आते जाइए, थोड़ा सा और नीचे आते जाइए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट मिलेगा। अब हार्ट के पास यहाँ से जो एओर्टा निकलते हैं, तो यहाँ पर एओर्टा और हार्ट के पास में भी एक ग्लैंड है यहाँ पर, जिसका नाम होगा थाइमस ग्लैंड। तो ग्लैंड नंबर 6 हम पढ़ेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड एक एक करके थोड़ा सा नाम अगर आप थोड़ा दिमाग में डाल लेंगे तो सब याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात है ही नहीं। ठीक है, ये थाइमस हो गया। थाइमस के बाद आइए तो यहाँ स्टोमक आ गया। हाँ, स्टोमक के यहाँ पे आके ये पेंक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ये आ गया। तो ये पेंक्रियाज ये भी एक हार्मोन सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड है। इसको तो हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है, डबल फंक्शन है इसका। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अगला पेंक्रियाज। तो ग्लैंड नंबर 7 क्या हो जाएगी, पेंक्रियाज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके दो किडनी लगी है, और किडनी के ऊपर भी ग्लैंड्स लगी है, यहाँ पे भी ग्लैंड है, यहाँ पे भी ग्लैंड है, और इन ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड नंबर 8 कौन सी हो जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद अगर ये मेल है तो यहाँ पे टेस्टिस होंगे, अगर ये फीमेल है तो यहाँ ओवरी होंगे। एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल के अंदर अलग है, फीमेल के अंदर अलग है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं टेस्टिस और ओवरी, ये भी
हार्मोन सीक्रेट करती है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में हम बात करते आ रहे हैं। तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो ग्लैंड्स आपकी हैं ऊपर से लेके नीचे तक जो मैंने आपको काउंट करवाई हैं, पहले तो इनके नाम और पोजीशन थोड़ा सा एक दिमाग में डाल लीजिए कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे है, इनके नाम क्या है। फिर एक एक करके एक एक ग्लैंड्स को पढ़ते जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा हार्मोन निकालती है, हार्मोन का फंक्शन क्या है, एबनॉर्मलिटी क्या है। तो ये जब तक आपके दिमाग में इनकी पोजीशन बॉडी में और इनके नाम याद नहीं रहेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत बोर करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, और ये सभी की सभी ग्लैंड इनके पास जो ब्लड सप्लाई होती है उस ब्लड में ही ये हार्मोन रिलीज करते रहते हैं और वो पूरा बॉडी में घूमता रहता है। इनके अलावा ये तो मेन ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेशन कर रही है। इनके अलावा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खुद हार्मोन सीक्रेट करती है, आपकी खुद स्मॉल इंटेस्टाइन भी सीक्रेट करती है। आपके लीवर से भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। आपके किडनी से रिलीज होते हैं, आपके हार्ट से रिलीज होते हैं, और ऐसी बहुत सारी सिंपल सेल हमारे बॉडी में मौजूद हैं जहां से कुछ ना कुछ इस तरह के केमिकल सीक्रेट होते रहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि यहाँ से क्या निकलता है, हमें तो ये थोड़ा कवर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरुआत होगी हमारे ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे आपको याद आ रहा होगा इस तरह का ये हमने फोर ब्रेन बनाया था। ठीक है, ये फोर ब्रेन बनाया और यहाँ कॉर्पस कैलोसम आपने लगाई थी और यहाँ पे ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, ये वाला आपका थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस नीचे लटका हुआ। यहाँ पर एक्चुअली बोन्स भी मौजूद है, तो यहाँ पे कैविटी होती है, उस कैविटी में नीचे लटकी हुई है इस तरह से। इस यहाँ पर ये खुद पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है, और यहाँ पर एक जो ग्लैंड लगी है उसका नाम है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाली, और यहाँ पर एक मौजूद होती है पीनियल ग्लैंड। तो देखिए तीन पार्ट आपको यहीं पे दिख रहे हैं। ये हो गई हमारी पीनियल ग्लैंड, ये हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पार्ट जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस में आखिर ऐसा क्या है? एक्चुअली हाइपोथैलेमस बना है बहुत सारी न्यूरॉन सेल से। ध्यान देना, हाइपोथैलेमस किससे बना है? न्यूरॉन सेल से। क्यों ना हम इस हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा ऐसे बना लें, ये वाला एक पार्ट, और यहां पर इससे लटका हुआ है ये आपका पिट्यूटरी वाला पार्ट, ये पिट्यूटरी लटका हुआ है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी न्यूरॉन सेल हैं और वो न्यूरॉन सेल कुछ ना कुछ अपने एक्सोन से केमिकल रिलीज करती हैं। इनके एक्सोन से वेसिकल्स हैं, इनके एक्सोन में, वो एक्सोन से केमिकल यहाँ से वो होंगे रिलीज, और वो केमिकल जो हैं वो वाकई में हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं। यहाँ से मान लीजिए ब्लड का कोई आर्टरी आ रहा है, ठीक है, और ये आर्टरी यहाँ पे जाते हुए ऐसे निकलता है। ये ब्लड आ रहा है हाइपोथैलेमस से होते हुए और ये जा रहा है आपके पिट्यूटरी को पास करते हुए इस तरह से। ठीक है, तो इन न्यूरॉन के द्वारा जो भी हार्मोन, यहाँ जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो केमिकल इस ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और ये ब्लड जब इन केमिकल को लेके आता है तो ये केमिकल यहाँ पिट्यूटरी को एक मैसेज देते हैं कि आपको क्या सीक्रेशन करना है।
पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन बनाना है और कितना हार्मोन बनाना है, ये मैसेज मिल जाता है। इसका मतलब इस पार्ट को, पिट्यूटरी के इस पार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन के डायरेक्ट कंट्रोल में है। अगर ये हार्मोन निकलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पिट्यूटरी को काम करना पड़ेगा। ध्यान देना, इस पिट्यूटरी को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर कंट्रोलिंग दिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी and these hormones are transferred from hypothalamus to pituitary with the help of पोर्टल सिस्टम। ये एक ब्लड वेसल्स है जिसके माध्यम से यहां मैसेज पहुंच रहा है। और इधर यहां पे जो आपके एक्सोन्स हैं, ये जो आपका मान लीजिए न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल के एक्सोन्स यहां से निकलकर इस रास्ते से होते हुए और यहां पर आकर नर्व एंडिंग बनाते हैं। देखिए इस तरह से पूरा न्यूरॉन ही डायरेक्ट पहुंच गया है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। यहां पे तो ऐसे न्यूरॉन बहुत सारे हैं और वो न्यूरॉन के एक्सोन्स ही डायरेक्ट यहां पर केमिकल यहां पे रिलीज कर रहे हैं इस वाले पार्ट में। आप समझने की कोशिश करना, हाइपोथैलेमस भी हार्मोन्स बनाता है। हाइपोथैलेमस भी हार्मोन्स बनाता है। अब ये हार्मोन्स या तो ब्लड के माध्यम से पिट्यूटरी को मैसेज देते हैं या फिर डायरेक्ट न्यूरॉन का एक्सोन अपने हार्मोन्स को पिट्यूटरी में रिलीज करता है। दो तरीके हैं यहां से हार्मोन को ट्रांसफर होने के हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी का आगे वाला पार्ट है, आगे वाला, ये आगे वाला, और ये मान लीजिए आप पीछे वाला। तो आगे वाले पार्ट में ब्लड यहां पे हार्मोन लेके आता है और पीछे वाले पार्ट में न्यूरॉन का एक्सोन यहां पे हार्मोन डायरेक्ट यहां डालता है। और दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन डायरेक्ट पिट्यूटरी में आ गए, पिट्यूटरी इनको रिलीज कर देगा, इन्हीं हार्मोन को रिलीज कर देगा ब्लड में, यहां से डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएंगे और ये दूसरी जगह जाके कंट्रोल करेंगे। या फिर ये मैसेज के चलते ये पिट्यूटरी को कुछ हार्मोन बनाना है और उनको फिर वो ब्लड में डालेगा। तो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का जो मेन पार्ट है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड हैं उन सबको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, इसलिए तो पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हमारे बॉडी में अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी बताई थी, इन सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के हार्मोन। पिट्यूटरी से जो ब्लड वेसल्स निकलती है उनमें पिट्यूटरी के हार्मोन मौजूद होते हैं और वो उन ग्लैंड को काम करने के लिए मैसेज करते हैं। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, लेकिन मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। जैसा हाइपोथैलेमस बोलेगा, जैसा ब्रेन बोलेगा, ग्लैंड ऐसा ही काम करेगी। ये ग्लैंड जैसा काम करेगी ऐसी ही बाकी ग्लैंड काम करेगी। जैसी बाकी ग्लैंड काम करेगी आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल्ड है। तो बॉडी को अगर सही रखना है तो इन ग्लैंड्स को सही रखना होगा। अगर इन ग्लैंड्स को सही रखना है तो पिट्यूटरी सही होना चाहिए। अगर पिट्यूटरी को सही रखना है तो हाइपोथैलेमस सही रखना होगा। हाइपोथैलेमस अगर सही है तो हमको ब्रेन सही रखना पड़ेगा। अगर ब्रेन आपका अच्छा है, अगर सोच अच्छी है, ब्रेन अगर हेल्दी है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है तो आपकी बॉडी में हमेशा पॉजिटिविटी फ्लो करती रहेगी। अगर ब्रेन में गंदगी भरी पड़ी है तो आप हेल्दी हो ही नहीं सकते। आपको हमेशा डर, भय, तनाव, प्रेशर, डायबिटीज, फलाना ढिकाना ये सब चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर रहा है,
चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है। अल्टीमेट मास्टर ऑफ योर बॉडी इज द ब्रेन। तो ब्रेन का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस, और ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। और हाइपोथैलेमस यहां से ये जो केमिकल निकाल रहा है, ये जो केमिकल रिलीज कर रहा है, ये पूरा पार्ट एक्चुअली इस केमिकल में, इन हार्मोन में हम इनको दो टाइप में बांट सकते हैं। एक तो वो ऐसा मैसेज दे सकता है कि पिट्यूटरी को काम करना है, वर्क करने के लिए एक कमांड दे सकता है, और एक स्टॉप करने का कमांड दे सकता है। दो तरह के कमांड वाले केमिकल निकाल सकता है ये। एक तो बोलेगा कि काम करो, एक केमिकल आएगा बोलेगा काम बंद करो। दो तरह के हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। एक को बोलते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक को बोलते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करना मतलब किसी को उत्तेजित करना, प्रेरित करना कि ज्यादा करो, बहुत तेज करो, इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको स्टिमुलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। और एक होता है रोकने वाला कि काम बंद करो अभी, इमीडिएट स्टॉप, उसको बोलते हैं इनहिबिटरी फंक्शन। इनहिबिटरी, ये दो शब्द बार बार यूज होंगे, स्टिमुलेटिंग फंक्शन और इनहिबिटरी फंक्शन। स्टिमुलेटिंग मतलब मोर वर्क, ज्यादा काम करो, इनहिबिटरी मतलब काम बंद करो। दो तरह का कमांड मिलता है। ये हमारा ब्रेन का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी को दो तरह के मैसेज भेजता है, या तो स्टिमुलेट करने वाले या इनहिबिटरी टाइप के। तो क्यों ना हम उन केमिकल का एक एक एग्जांपल जान रहे हैं कि कौन सा हाइपोथैलेमस का हार्मोन स्टिमुलेटिंग टाइप का है और कौन सा हार्मोन इनहिबिटरी टाइप का है। केवल हाइपोथैलेमस के दो तरह के यहां से केमिकल निकलते हैं, उनमें से एक एक एग्जांपल केवल हम पढ़ रहे हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन को दो टाइप में बांटा गया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। एक एग्जांपल मैं बताता हूं स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक है स्टिमुलेटिंग टाइप का और दूसरा है इनहिबिटरी टाइप का। ठीक है, स्टिमुलेटिंग टाइप का एक एग्जांपल मैं अगर बात करूं, क्योंकि सब हार्मोन को तो हम इतना ज्यादा समझते भी नहीं है, ज्यादा जानते भी नहीं है। केवल एक हार्मोन की मैं अगर बात करूं जो हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो उसका नाम है GnRH। GnRH, ठीक है। एन मैंने थोड़ा स्मॉल में लिया क्योंकि ये एक ही चीज है, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं इसको। गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, नाम याद हो जाएगा। नाम तो बहुत सारे आएंगे आपको अभी इसमें नए नए। गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब सवाल ये आता है कि ये क्या है, स्टिमुलेटिंग का काम करेगा, मैसेज कहां जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस सीधा पिट्यूटरी को भेजता है, बाकी पिट्यूटरी और सबको कंट्रोल करेगी। हाइपोथैलेमस तो सीधा बस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी को बोला GnRH हार्मोन भेजा उसने। अब ये क्या है, एक स्टिमुलेटिंग टाइप का हार्मोन है। तो पिट्यूटरी को मैसेज मिला कि मुझे ज्यादा गोनेडोट्रोपिन्स बनाने हैं, मोर सीक्रेशन करना है। किसका करना है, गोनेडोट्रोपिन्स का। गोनेडोट्रोपिन्स का मुझे ज्यादा सीक्रेशन करना है, ऐसा मैसेज मिला। कहां से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के उस हार्मोन का नाम क्या है जिसने पिट्यूटरी को बोला, नाम है GnRH। तो यहां से आया GnRH। अब पिट्यूटरी को मैसेज मिला कि गोनेडोट्रोपिन्स ज्यादा बनाओ, तो पिट्यूटरी ज्यादा गोनेडोट्रोपिन्स बनाती है। गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, जो हमारे गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिट्यूटरी को अब वो हार्मोन ज्यादा बनाने हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। और पिट्यूटरी के वो जो दो हार्मोन हैं जो गोनेडोट्रोपिन्स को कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन का नाम है LH हार्मोन और दूसरे का नाम है FSH हार्मोन।
ये दोनों हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं। जब हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे तब मैं ये समझाऊंगा। कुल मिला के अगर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया तो पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच बनाना शुरू कर देती है, और एलएच और एफएसएच को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। तो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाने वाला फैक्टर जब तक हाइपोथैलेमस से नहीं आएगा तब तक पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं करेगी। जितना जीएनआरएच आएगा उतना ही ज्यादा सीक्रेशन करेगी पिट्यूटरी। इन दोनों को हम गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। समझ में आया? स्टिमुलेटिंग फंक्शन, स्टिमुलेट ही तो किया उसने पिट्यूटरी को। तो एक एग्जांपल नाम याद कर लीजिए, हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जीएनआरएच, और एक हम बात करेंगे इनहिबिटरी टाइप का एग्जांपल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ध्यान देना, ये क्या है? सोमेटोस्टेटिन कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने अगर सोमेटोस्टेटिन रिलीज किया तो पिट्यूटरी को एक इनहिबिटरी मैसेज मिलेगा। इनहिबिटरी, इसको जो काम ये पहले कर रही थी उसे रोकना पड़ेगा। अब कौन सा फैक्टर भेजा? सोमेटोस्टेटिन। पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसे बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन एक हार्मोन बनाती है। अभी पिट्यूटरी हार्मोन बना रही है, हार्मोन बना रही है, हार्मोन बना रही है। जैसे ही थैलेमस से सोमेटोस्टेटिन आ गया, स्टेटिन, स्टेटिन मतलब स्टॉप, स्टेटिन का मतलब स्टॉप, स्टेटिन आ गया, स्टॉप करने का मैसेज आ गया, पिट्यूटरी ने सोमेटोट्रोपिन बनाना बंद कर दिया। अगर ये नहीं आएगा तो ये बनाती रहेगी, अगर ये आएगा तो बंद कर देगी। बात समझिए। जीएनआरएच आ रहा था तो पिट्यूटरी ज्यादा काम कर रही थी, सोमेटोस्टेटिन आया तो पिट्यूटरी काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह का ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ये आपका इनहिबिटरी हार्मोन था। हाइपोथैलेमस ऐसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है जिनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, या तो वो स्टिमुलेटिंग होते हैं या वो इनहिबिटरी होते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जाता है बच्चे? सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोपिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोमेटोस्टेटिन तो निकलता है हाइपोथैलेमस से और सोमेटोट्रोपिन निकलता है पिट्यूटरी से। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन आज आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा याद कर लीजिए। इसी को हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन, अरे सर कितना सिंपल सा नाम था, आप पहले ही बोल देते, क्या खतरनाक बोल रहे, सोमेटोट्रोपिन। भैया ग्रोथ हार्मोन तो ठीक है, वो क्लास 10th में चल गया, अभी क्लास 11th में सोमेटोट्रोपिन याद करना है। एंड सोमेटोट्रोपिन सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द सोमेटोस्टेटिन, एंड सोमेटोस्टेटिन इज ए इनहिबिटरी टाइप हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. So overall in the hypothalamus we study that the hypothalamus will secrete some chemicals either directly in the bloodstream or either directly with the help of axon to the pituitary gland. या तो ब्लड के माध्यम से पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा या फिर डायरेक्ट अपने एक्सॉन को ही भेज देगा पिट्यूटरी के पास। और हाइपोथैलेमस से वो जो हार्मोन आएंगे पिट्यूटरी के पास वो दो तरह के हैं, या तो स्टिमुलेट करेंगे किसी सीक्रेशन को या फिर इनहिबिट कर देंगे। तो आई थिंक आपको हाइपोथैलेमस के दोनों हार्मोन के नाम याद हो गए होंगे। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एग्जांपल हो जाएगा जीएनआरएच, और इनहिबिटरी टाइप के हार्मोन का नाम याद हो जाएगा आपको सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन स्टॉप करने वाला हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और सोमेटोट्रोपिन, ट्रोपिन मतलब एक तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है हमारे बॉडी को। जब
सोमेटोट्रोपिन निकलता है। ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन। सोमेटोट्रोपिन अगर पिट्यूटरी से निकलता है तो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद मिलता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। ये ट्रोपिक हार्मोन है। और ये स्टेटिन हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये आपका पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। आई थिंक अभी आज का क्लास रोकना है। ठीक है।